ओके सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो बेटा आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। उस पढ़ाई को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूनिट थर्ड, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कि आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो बेटा आज हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ से बनता है, मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और उसी से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले आते हैं भाई कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। देखिए, अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो हम इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं द टोटलिटी ऑफ ऑल द डिमांड, मतलब जितनी भी हमारी इकॉनमी में जितनी भी डिमांड होती है, मतलब कौन कौन करते हैं भी डिमांड, हमारे इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स है भाई, अगर हम बात करें तो वी हैव द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मींस वी हैव द हाउस होल्ड सेक्टर जो कि अपने प्राइवेट कंजम्पशन के लिए करता है, ठीक है। सेकेंड वी हैव द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि फर्म्स करती हैं। थर्ड वी हैव द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि अगेन गवर्नमेंट करती है। एंड द लास्ट हेड एक्सपोर्ट्स मींस फॉरेन सेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और डिटेल में बात करें कि एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो भाई एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हमारे कंट्री में दे आर प्लानिंग टू बाय, ठीक है ना, दे आर प्लानिंग। मैं अभी से इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करके चल रहा हूं स्टार्टिंग में ही इसी यूनिट के, कि जहां पे भी हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, दे ऑल आर विलिंग और प्लानिंग, ठीक है ना। ये चीजें वो नहीं है जो कि हो चुकी हैं, ठीक है ना, दे आर प्लानिंग टू बाय। अब बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटलिटी, जितनी भी डिमांड हमारी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा की जा रही है, व्हाट वी कॉल इट एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के हमारे कितने हैं भाई कंपोनेंट्स, प्राइवेट जिसको अगर हम बात करें वी विल इंडिकेटेड विद द कैपिटल सी, ओके। सेकेंड वी हैव द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब जो कि फर्म्स कर रही हैं, दैट वी आर इंडिकेटिंग विद द आई। सेकेंड थर्ड हमारा क्या आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स में अपनी तरफ से एक्सपेंसेस करती है, दैट वी आर डिनोटिंग विद द कैपिटल जी। एंड द लास्ट हेड एक्सपोर्ट्स, जहां पे अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे, दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर विद द एक्स माइनस एम, एक्स रिप्रेजेंटिंग हियर एक्सपोर्ट्स, एम रिप्रेजेंटिंग हियर व्हाट, इंपोर्ट्स। बहुत आसान है एकदम, ठीक है। इन शॉर्ट अब अगर हम बात करें, अगर हम इसको एग्रीगेट डिमांड के तौर पे लें तो एक छोटी सी हमारी एक इक्वेशन यहां पे एक फॉर्म हो जाती है कि भाई एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू व्हाट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मींस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। समझ में आ गया भाई। सो ये हमारी क्या बनी, द टोटल दे आर 4 कंपोनेंट्स इन एग्रीगेट डिमांड, जहां पे अगर हम बात करें एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दैट्स इट। समझ में आ गया होपफुली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी मैं उसको इन डेप्थ में नहीं समझा रहा हूं, उतना समझा रहा हूं जितना अभी आगे आएगा, ठीक है ना। अभी आगे जाके वैसे तो इन टोटल में काफी ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे भी। अभी के लिए जरा देखिए फटाफट से, एक कंजम्पशन हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा। सबसे पहला क्या है हमारा, ऑटोनॉमस, और दूसरा है इंड्यूस्ड। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत कम समझाऊंगा अभी, लेकिन उतना समझा दूंगा कि यहां पे समझ में आ जाएगा, ओके। जहां पे भी बात होती है ऑटोनॉमस की, ईदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जहां पे भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट की बात होगी, उसका मतलब होता है कि वहां पे वो इनकम से अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमारी चाहे इनकम जीरो हो, चाहे हमारी इनकम बहुत ज्यादा हो, कंट्री की इनकम, लेकिन अगर हम बात करें कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट, हमारा चेंज नहीं होगा। मींस कंजम्पशन के चेंज होने से, इनकम के चेंज होने से हमारा कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है, विच इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन या फिर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। गॉट इट, एकदम समझ में आ गया। ये क्या है भाई, इंड्यूस्ड, अगेन इंड्यूस्ड कंजम्पशन या फिर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड कंजम्पशन या फिर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि अगर हमारी इनकम चेंज होती है तो उसके साथ साथ हमारा कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट लगातार चेंज हो रहा है। समझ में आ गया मी। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो क्या मतलब होगा भाई,
ऑटोनॉमस कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जो कि इनकम अगर चेंज होगी लेकिन ये हमारा आगे फर्दर चेंज नहीं होगा। क्लियर? इंड्यूस कंजम्पशन या फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे हमारी आगे इनकम जाके इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है तो उसी के साथ साथ हमारा यहां पे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारे इस चैप्टर का एक्चुअल में यहां से अगर हम देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक, क्या आता है भाई? एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। अभी तो हमने कितने सेक्टर पढ़े भाई? 4 सेक्टर्स पढ़े थे, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M मीन्स कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय द फॉर्म्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द लास्ट फॉरेन ट्रेड। नहीं, अब आगे हमें देखना है एग्रीगेट डिमांड। अब जब हम इन ब्रॉड में पढ़ेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? तो हमें 2 सेक्टर के बारे में पढ़ना है, मींस AD इज इक्वल्स टू C प्लस I, दैट्स इट। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और फॉरेन सेक्टर है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट हियर। ओके, आते हैं जरा। AD इक्वल्स टू C प्लस I मतलब क्या हुआ? अब यहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड है। चलिए ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है यहां पे? इनकम लिखा हुआ है। हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग इनकम विद द Y, कंजम्पशन विद द कैपिटल C, इन्वेस्टमेंट विद द कैपिटल I एंड AD इक्वल्स टू, जो मैंने आपको बताया, हमारी C प्लस I से रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, देखिए, इट्स अ नोशन कि अगर देश की इनकम बढ़ती है, अगर एक कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल की अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी क्या होता है भाई? अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो उसके कंजम्पशन लगातार बढ़ते हैं। बट क्या अगर उसकी इनकम जीरो होती है तो क्या वो फिर भी कुछ भी कंज्यूम नहीं करता? नो, इट ऑलवेज एंड ऑलवेज, चाहे हमारी इनकम जीरो होती है, चाहे हमारी इनकम बहुत ज्यादा होती है, बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ कंट्री, हमेशा कहीं ना कहीं हम उस चीज को सर्वाइव करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए हम हमेशा अपनी कुछ ना कुछ कंजम्पशन को रखते हैं, फिर चाहे हमारी इनकम जीरो हो, चाहे हमारी इनकम बहुत ज्यादा हो। तो भाई क्या रिप्रेजेंट करता है? इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वॉट एवर वी कंज्यूम, even at a zero level of income whatever we consume is known as the ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मैंने आपको अभी समझाया था यहां पे कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? इनकम चेंज होगी मतलब इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, भाई चेंज कुछ भी नहीं आने वाला है कंजम्पशन पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे। तो सेम वहां पे है क्या कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? ये एक वो कंजम्पशन होता है जो कोई भी एक इंसान अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए कहीं ना कहीं से एक कह सकते हैं कि अपने लाइवलीहुड के लिए मेंटेन करता है और कहीं ना कहीं से उसकी कन्वीनियंसेस और सोर्सेस ढूंढता है। अब 2 तरीके की भाई उसकी होती हैं सोर्सेस, या तो वो अपनी प्रीवियस सेविंग्स से लेगा रुपए, भाई अगर उसकी इनकम जीरो है लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो या तो वो अपनी पहले की सेविंग से लेगा रुपए, या फिर कहां से लेगा भाई? किसी से लोन लेगा। ठीक है, अब वो कहां से अभी लेगा रुपए वो हम देखेंगे अभी बाद में। अभी के लिए इतना समझते हैं कि इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वॉट एवर वी कंज्यूम इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड दैट इज फॉर द सर्वाइवल, जिसको हम इंडिकेट करते हैं बेटा स्मॉल c बार से। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको क्या बोला है? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वॉट एवर वी कंज्यूम इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट विद द स्मॉल c बार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पशन इंक्रीजेस। एक बेसिक सा फिनोमेना है बेटा कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग आवर इनकम, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। एक सिंपल सी बात है। तो एज वी आर इंक्रीजिंग द इनकम द कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गया? नाउ हियर एक और हमारे में एक और कंपोनेंट है भाई इसमें, इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट को ये तो भाई क्या हो रहा है? ये तो हमारा लगातार चेंज नहीं हो रहा है एज द इनकम गोज लेवल इंक्रीजिंग। मतलब अगर हमारी as there is an increasing in the level of income but the investment does not change. Why? Because here we are again assuming कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है? ऑटोनॉमस। हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है भाई? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि चाहे हमारी इनकम जीरो थी, चाहे हमारी इनकम अब बहुत ज्यादा हो गई है, बट यहां पे हम अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं कर रहे। ऐसा क्यों करा भाई? हमने अगर 2 सेक्टर ही लिया तो हमने फिर अगेन इन्वेस्टमेंट को क्यों कांस्टेंट रख दिया? तो बेटा ध्यान से इस चीज को जरा समझेंगे। हम इस
एक्चुअली में इस मॉडल में हम ध्यान से ये चीज देखना चाहते हैं कि इनकम के चेंज होने से हमारे कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। गॉट इट? हमारे इनकम के चेंज होने से हमारे कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल। ओके, मींस अब अगर हमारी इनकम कितनी भी है, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम वी हैव द सेम इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स। क्लियर हो गया? एंड दैट इज नोन एज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो आई एम इंडिकेटिंग इट हियर विद द आई बार। समझ में आ गया? आई बार का मतलब इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर टू बी एज द ऑटोनोमस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है भाई? एग्रीगेट डिमांड। बेटा एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? अभी हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड को हमने यहाँ पे 2 फैक्टर में लिया हुआ है, AD इक्वल्स टू C+ है। अब यहां पे अगर हम बात करें, AD कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो भाई कंजम्पशन कितना है हमारा 40 एट 0 लेवल ऑफ इनकम, और यहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 20, एंड द एडिशन ऑफ दिस विल बिकम द 60। ठीक है? As the income goes on increasing, the aggregate demand goes on increasing because the consumption goes on increasing. अगर हम बहुत थोड़ा सा यहाँ पे एक क्विकली एक थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, तो भाई हमारा एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? कंजम्पशन की वजह से बढ़ रहा है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो हमारा 20 के बाद से इंक्रीज ही नहीं हुआ है, वो तो हमारा एट एवरी लेवल ऑफ इनकम हमारा इन्वेस्टमेंट इज सेम, इज कॉन्स्टेंट, बट जो बढ़ रहा है वो क्या है? हमारा कंजम्पशन। समझ में आ गया इतना? अब आगे बढ़ते हैं बहुत ध्यान से। तो देखिए अगर हम बात करें इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एंड हियर इज द एग्रीगेट डिमांड, एंड एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? इट इज द समेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत बेसिक है एकदम। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से हम इसी चीज को समझने वाले हैं ग्राफ पे। डायग्रामेटिकल इसकी आपको एग्जाम में बनाने को आ सकता है। इसके बारे में आपको ऑब्जर्वेशंस भी आएंगे कि व्हाट वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन, या फिर कह लीजिए कि इस या फिर इसके स्लोप से हम क्या क्या समझते हैं, इनकी कर्व से हम क्या क्या समझते हैं। देखो जरा, अब अगर हम बात करें, वी हैव टेकन द एक्स एक्सिस पे हमने लिया है इनकम, बिकॉज हम यहाँ पे इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड या फिर इन्वेस्टमेंट पे चेंज देखना चाहते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं, इनकम को हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, बिकॉज यहां पे हम इनकम के चेंज होने से जो हमारी एग्रीगेट डिमांड हो रही है चेंज, कंजम्पशन हो रहा है चेंज, उसको देखना चाहते हैं। क्लियर? तो देखो भैया, अगर हमारी इनकम कितनी है यहाँ पे 0 है, तो इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम यहां पे अगर हम बात करें हमारे इन्वेस्टमेंट की, तो भाई वो कितना है? सम हेयर कितना होगा भी यहाँ पे 20 होगा नहीं होगा? क्लियर है? 20 होगा नहीं होगा? समझ में आ गया? ठीक है। सो अगर हम एट 0 लेवल ऑफ इनकम हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 20, लेकिन अगर हमारी इनकम और बढ़ी 100, 200, 300, 400, 500, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 20। मींस यहां पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्या है भाई? इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? नाउ अहेड, ये हमारा इंडिकेट क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन मींस अगर हम बात करें, कंजम्पशन कर्व कभी भी हमारा 0 से स्टार्ट होता है, नेवर एवर। क्यों? अभी मैंने आपको बताया भाई कि इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे फॉर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए हम यहां पे कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, एंड दैट टू इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सो इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम अगर हम बात करें, यहां पे जो इस लेवल पे हमारा क्या है 40 लेवल ऑफ कंजम्पशन है, तो मींस दैट गैप, अगर हम इस गैप की बात करें, इज नोन एज व्हाट? स्मॉल सी बार, एंड दैट टू इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। समझ में आ गया? अभी समझाया था मैंने आपको कि एट 0 लेवल ऑफ इनकम वॉट एवर वी हैव द कंजम्पशन, वो हमारा क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है। अब अगर हम बात करें अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा क्या है? कंजम्पशन कर्व लगातार इंक्रीज हो रहा है एज वी गोज ऑन द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की। It starts from the point 60 even at 0 level of income, because at 0 level of income we have 20 level of investment and 40 level of consumption, and the addition of both of them becomes a 60. तो at 0 level of income हमारा एग्रीगेट डिमांड कहां से स्टार्ट होगा? 60 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें थोड़ा सा ऊपर है किसके? कंजम्पशन के स्टार्टिंग पॉइंट से। क्यों ऊपर है अभी और ध्यान से हम देखेंगे। ठीक है, और बिल्कुल अगर हम बात करें कि कंजम्पशन कर्व और अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये ऑलमोस्ट हमारे सेम स्लोप पे या सेम
एक कांस्टेंट लाइन जो इनकी एक फॉर्म हो रही है वो इसी वजह से हो रही है भाई, बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपका कंजम्पशन पे डिपेंड है। उसकी कैसी शेप बनेगी वो कंजम्पशन पे डिपेंड है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने के पीछे का एक ही रीजन है यहाँ पे, दैट इज द कंजम्पशन। समझ में आ गया? अब कुछ इसकी ऑब्जर्वेशन है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्वेशन आती है एग्जाम में, आपको लिखनी पड़ेगी, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एटलीस्ट इन अ बिट, ठीक है ना। क्या क्या चीजें देखो जरा। सबसे पहले क्या आता है? पॉजिटिव कंजम्पशन। पॉजिटिव कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ भाई? अगर हम देखें क्या कि पॉजिटिव कंजम्पशन का मतलब कि इवन एट व्हेन द इनकम लेवल इज 0 वी हैव द कंजम्पशन ऑफ 40। क्लियर है? मतलब अगर हम बात करें कि पॉजिटिव कंजम्पशन का मतलब आ गया कि हमारी भले इनकम कितनी है 0, लेकिन फिर भी हमारा क्या है? कंजम्पशन 40 है, एंड दैट टू इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। याद कर लेना बेटा, एक नंबर में अक्सर बहुत बार पूछ लेते हैं कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है। क्या होता है भाई? कि जब कोई भी इंसान इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम अपने आप को सर्वाइवल के लिए आगे बढ़ना चाहता है, उसको हम कहते हैं भाई आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसों को अरेंज करेगा, जो इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसी वजह से हमारा पॉजिटिव कंजम्पशन होता है इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप का मतलब क्या होता है भाई? कैसा रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है। मींस अगर हम बात करें कि जो कंजम्पशन कर्व है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, तो भाई अगर हम बात करें इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रहा है, am I right? इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। और जहां पे भी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में जहां पे भी पॉजिटिव रिलेशन होता है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, हमेशा कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। एक बार मैं और समझा दे रहा हूं, मैंने आपसे कहा अभी यहां पे कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और ये एक कैसा रिलेशन है भाई? देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है कि जो कंजम्पशन कर्व है वो कैसा बनेगा? हमारा अपवर्ड स्लोपिंग। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व। भाई इन्वेस्टमेंट कर्व का हमारा स्लोप कैसा है? अगर हम देखें कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज हमने ये माना है कि एट एवरी लेवल ऑफ इनकम हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा है? ऑटोनॉमस, ठीक है। तो हमारा जो स्लोप है इन्वेस्टमेंट कर्व का वो कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज वी आर प्रिज्यूमिंग अगेन कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है वो हमारा कैसा है? कांस्टेंट, ठीक है। लास्ट सेकंड पे आते हैं, एडी कर्व स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जो हमारा एडी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है वो कंजम्पशन कर्व के ऊपर है। क्यों है भाई? मतलब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट निकल के आता है भाई, अब ध्यान रखिएगा। क्या कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को देखें और कंजम्पशन को देखें, तो इसके बीच में जो हमारा एक गैप एक क्रिएट हो रहा है, ये गैप क्या है भाई? ये गैप हमारा कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड और सी के बीच का जो गैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टमेंट, वो भी कैसा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये हमारा एडिशन होगा नहीं होगा? ये हमारा एडिशन किस में होगा? कंजम्पशन में। उसके बाद क्या बनेगा? हमारा एग्रीगेट डिमांड बनेगा। मींस कंजम्पशन कर्व प्लस इन्वेस्टमेंट कर्व, इट बिकम्स द एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गया? अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो इससे समझ लो भाई, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। तो अगर मुझे यहां से ये निकालना है कि भाई कि आई क्या होगा, तो आई क्या है भाई? एडी माइनस सी। मींस अगर हम एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन कर्व को हटा दें तो ये जो बीच का गैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टमेंट, वो भी कैसा? ऑटोनॉमस। समझ में आ गया? लास्ट क्या है? स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। स्लोप कैसा है भाई एग्रीगेट डिमांड कर्व का? अगेन अपवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। होपफुली बेटा अब तक का समझ में आ गया होगा। अब बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। बेटा एग्रीगेट सप्लाई का सिंपल सा मतलब है भाई कि जितने भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स हैं वो सब कितने की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं कंप्लीटली इकोनॉमी में, ठीक है ना। जितने भी हमारे हैं प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी में वो सब कितने वैल्यू की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। एकदम होपफुली अब एकदम हो गया होगा ये आपका क्लियर। एक और चीज बेटा आपकी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। हाउ भाई? आखिर में एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल कैसे होता है? देखिए जरा, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि जितने भी हैं प्रोड्यूसर्स वो कितने रुपयों की
आखिर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं। अब वो जितने की भी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं, मींस उतने ही उन्होंने रुपीस का, उतने ही उन्होंने वैल्यू की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट के तौर पे पे किया होगा। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट यूनिट। कौन कौन से होते हैं भाई? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जब एक प्रोड्यूसर्स इनको फैक्टर पेमेंट देगा तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के लिए या फिर कि इन फैक्टर सर्विसेज के लिए जो इनका फैक्टर पेमेंट होगा वो कंबाइंडली बन के क्या बनता है? देश की नेशनल इनकम ही तो बनता है भाई। ठीक है ना, तो वही सेम चीज है यहां पे कि जितने की एग्रीगेट सप्लाई करना चाहते हैं, जितनी वैल्यू की एग्रीगेट सप्लाई करना चाहते हैं, उतने का ही नेशनल इनकम हमारा इक्वल होता है। समझ में आ गया होपफुली? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं कि आखिर में एग्रीगेट सप्लाई, जिसको अभी हमने देखा कि हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, उसके हमारे दो कंपोनेंट है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए जरा, मैंने कहा आपसे कि कोई भी अगर एक इंसान है, उसकी इनकम किन किन चीज में अपनी वो इनकम को एक्सपेंड करता है, या तो वो उसका कंजम्पशन करेगा या फिर वो उसकी सेविंग करेगा। मींस अपनी कंप्लीट इनकम का या तो वो कुछ हिस्सा कंजम्पशन में करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, या फिर कुछ हिस्सा वो अपना सेविंग कर लेगा। बस इस फिनोमेना को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। तो वही मैंने आपको अभी जो बताया, AS इक्वल्स टू C+S, मींस AS जिसको हमने कहा कि हम इनकम भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू C+S हो गया। इनकम जीरो से स्टार्ट हो रही है। अभी हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड में भी कि इनकम इज ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो, बिकॉज जीरो का मतलब है यहां पे कि हमारी इनकम जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कंजम्पशन यहां पे जीरो नहीं है। मींस इनकम हमारी कितनी है भाई? 0, 100, 200, 300 एंड सो ऑन। बट अगर हम बात करें, वी हैव जस्ट स्टडीड कि अभी हमारा इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वट एवर वी कंज्यूम इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? स्मॉल सी बार से। ओके, अभी हमने एग्रीगेट डिमांड में एक चीज समझ चुके हैं। ठीक है जरा। अब एट जीरो लेवल ऑफ इनकम व्हाट एवर वी कंज्यूम इज नोन एज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन जीरो इनकम पे अब वो हम पैसा लेके कहां से आएंगे? वी टुक दैट फ्रॉम द प्रीवियस सेविंग्स, जो कि हमारी पहले की सेविंग्स होती हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जितना यहां पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, वही हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस सेविंग्स, मतलब प्रीवियस सेविंग्स को हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि यहां पे हमारी जो सेविंग्स है वो किस में लिखी हुई है? नेगेटिव में लिखी हुई है। क्लियर? तो देखिए, एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस एंड सो ऑन। हमारी सेविंग्स भी लगातार पहले नेगेटिव में थी, फिर वो और कम हुई, एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। ओके, अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। मैंने आपको जो अभी यहां पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम समझाया था, अब बारी है उसको प्रूफ करने की मैथमेटिकली। देखिए जरा आप कैसे भाई, कि मैंने आपको बताया कि हमारी इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, सेविंग बढ़ रही है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। देखो जरा, कंजम्पशन प्लस सेविंग कितना आ गया भाई? +40 एंड -40 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है ना, +20 120 -20 इज इक्वल्स टू 100 एंड सो ऑन। अगर हम देखेंगे तो जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू आई है वो कुछ और नहीं बल्कि इनकम की ही सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आया समझ में कि कैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम होती है। होपफुली अब एकदम आ गया होगा समझ में। फटाफट से इसका आखिरी टॉपिक, इसका एक आखिरी ग्राफ और समझते हैं, और फिर हम एग्रीगेट सप्लाई हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जरा क्या है। अब अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, भाई हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है इनकम, और वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है कंजम्पशन एंड सेविंग्स, और कंजम्पशन और सेविंग्स। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसको हम इनकम कर्व भी कहते हैं हम, वो हमारा हमेशा किस पॉइंट से स्टार्ट होता है भाई? जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे हमारा कर्व, जो हमारा इनकम कर्व है, ये जब हमारा जीरो से स्टार्ट होता है एंड इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, और ये एक 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये 45 डिग्री का एंगल क्यों क्रिएट कर रहा है? बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द ओरिजिन। ठीक है ना, और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कंप्लीट पार्ट है आपका, जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये इसको बाइसेक्स कर रहा है इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है ना, ये
ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इस टाइम पे क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, बिकॉज दिस लाइन बाइसेक्स दिस कंप्लीटली 90 डिग्री एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स, व्हिच मींस ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट 45 डिग्री। समझ में आ गया। अब आखिर में 45 डिग्री की और क्या स्पेशलिटी है यहां पे अगर हम बात करें या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए 45 डिग्री लाइन का अब क्या मतलब है कि जो भी अगर कोई भी अगर हम एक किसी भी अगर एक पॉइंट की बात कर ले तो हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना भी हमारा इसका अगर हम बात करें यहां से लेकर यहां तक का जो भी हमारी इसकी वैल्यू है किसकी इन जो कि हमारे कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम वैल्यू हमारी उतनी ही इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब क्या है कि एट ऑल लेवल्स जितने भी हमारे इस इनकम कर्व पे जितने भी हमारे हैं पॉइंट्स, वो हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। ठीक है, हर एक पॉइंट पे हमारा इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है और एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है भाई, द रेट ऑफ चेंज, कितने रेट से हमारी इनकम चेंज हो रही है और कितने रेट से हमारा कंजम्पशन चेंज हो रहा है, इट ऑलवेज इक्वल, जिसकी वजह से हमारा स्लोप क्या हो गया, इसका 1 हो गया इस स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, और ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि एट एवरी लेवल, हर एक लेवल पे हमारी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है इस, अगर हम इस लाइन की बात करें। ठीक है, तो बेटा अब आज हमने इस वीडियो में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। होपफुली आपको अब तक का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब तक की अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद ना आई हो तो आप हमें इसको डिसलाइक कर सकते हैं। ओके, अपने फीडबैक को प्लीज देना जरूर ना भूलें और कमेंट में आप हमें बताएं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई पे, आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर किए जाएंगे। ओके एवरीवन, सो दिस ऑल फॉर द एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।